राह में खतरे कितने भी हो, राह में खतरे कितने भी हो, ठहरता कौन है? मौत कल आती है, आज आ जाए, डरता कौन है? तेरे लश्कर के मुकाबिल मैं अकेला ही सही, लेकिन फैसला मैदान में होगा कि अब मरता कौन है। इमरान प्रतापगढ़ी साहब। बहुत शुक्रिया। पाथरी की ऐतिहासिक सरजमीन और मेरी आंखों के सामने मौजूद हजारों की तादाद में यहाँ के बुजुर्ग, नौजवान साथी, माएँ बहनें, मंच पे मौजूद परभनी के खासदार संजय यादव साहब, आदित्य चांदने साहब, विजय गवाने साहब, इब्राहिम भाईजान साहब, हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के मुंबई के चेयरमैन, और आपके शरीफ, सीधे, सच्चे आमदार सुरेश वरपुरकर साहब। दोस्तों, बहुत पहले, मेरा ख्याल है 6-7 साल पहले किसी मुशायरे में, और हो गया होगा 10 साल पहले शायद, पाथरी एक बार आना हुआ था मेरा। तब से मैं मुंतजिर था कि कोई मौका लगे और मैं आपसे मुलाकात करने के लिए आऊं। रात झारखंड में था, चुनाव प्रचार में, पिछले 5 दिन से झारखंड में चुनाव में था। आज बड़ा लंबा सा सफर तय करके आपके बीच में आया हूं। जो इधर उधर साथी टहल रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो आ जाएं, बैठ जाएं। मैं अगले 10-15 मिनट कोशिश करूंगा कि आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू करूं। इसी थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं, जो मांगते नहीं रब से वो सबसे मांगते हैं। इसी थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं, जो मांगते नहीं रब से वो सबसे मांगते हैं। वो भीख मांगता है हाकिमों के लहजे में, हम अपने बच्चों का हक भी अदब से मांगते हैं। पाथरी वालों, आने वाली 20 तारीख को आपको अपने घरों से बाहर निकलना है और न सिर्फ पाथरी के मुस्तकबिल का फैसला करना है, बल्कि महाराष्ट्र के भविष्य का भी फैसला करना है। पिछले तमाम विधानसभा के चुनाव आपकी आंखों से गुजरे होंगे, लेकिन ये चुनाव कुछ अलग सा है। अगर आपको लगता है कि ये इलेक्शन तमाम पुराने आमदार के इलेक्शन जैसा है, तो फिर आप छोटा सोच रहे हैं। ये इलेक्शन और इस इलेक्शन के परिणाम और इस इलेक्शन का मकसद बहुत बड़ा है। एक तरफ दिल्ली में वो ताकतें बैठी हैं जो ये सोचती हैं कि महाराष्ट्र को रिमोट कंट्रोल से चलाया जाएगा। महाराष्ट्र की बड़ी बड़ी योजनाओं को कब चुपके से उठा के गुजरात भेज दिया जाएगा, महाराष्ट्र को पता भी नहीं चलेगा। वो ये इरादा लगा करके बैठी हैं। और एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो कह रही हैं कि हम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से देश और प्रदेश चलाएंगे। एक तरफ नारे हैं, कटेंगे, बटेंगे, मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, भैंस खोल ले जाएंगे, ढहा देंगे, जला देंगे, उल्टा लटका देंगे, पता नहीं क्या क्या। और हमारे नारे क्या हैं? आइए नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। ये लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच में है। ये लड़ाई भरोसे और गद्दारी के बीच में है। याद करिए वो दिन कि जब एक चलती हुई महाविकास अघाड़ी की सरकार को कोरोना चल रहा था और साजिश करके किस तरह से तोड़ करके एक नई सरकार बनाई गई। ये धोखेबाजों की और खोखेबाजों की सरकार है। उतने से भी मन नहीं भरा तो पहले डबल इंजन जोड़ा गया, फिर ट्रिपल इंजन जोड़ा गया और फिर उसके बाद चुनाव निशान छीने गए। लेकिन लोग ये भूल गए कि घड़ी तो छीन सकते हैं, लेकिन अच्छा वक्त कैसे लाएंगे। कोई बात नहीं, थोड़ी देर से समझ में आएगी तब भी आप ताली बजा सकते हो। पाथरी वालों, मेरी खुशनसीबी है कि मैं महाराष्ट्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करता हूं, नुमाइंदगी करता हूं। ये महाराष्ट्र से मेरा एक रूहानी रिश्ता था कि कांग्रेस पार्टी ने जब मुझे देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में भेजने का फैसला किया तो किसी और सूबे से नहीं भेजा बल्कि महाराष्ट्र से भेजा। शायद यहां से जो एक रूह का रिश्ता है, उस रिश्ते की बुनियाद पे ऊपर वाले ने भी कहा कि जाओ महाराष्ट्र के लिए आवाज बन के पूरे देश में बोलो। मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूं कि मैं महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता हूं।
संजय जी लोकसभा में लड़ते हैं, फौजिया खान साहब थी वो राज्यसभा में हमारी वरिष्ठ सांसद हैं, शरद पवार साहब राज्यसभा में रहते हैं। मेरे भाई, महान बादशाह सिकंदर ने यूनान फतेह किया। यूनान जीतने के बाद वो यूनान की सड़कों पर जीत का जश्न मनाने के लिए निकला, तो उसने देखा कि पूरा शहर उसके लिए जश्न मना रहा है, लेकिन सड़क के किनारे एक फकीर आदमी चादर तान के बेपरवाह सो रहा है। सिकंदर को गुस्सा आया। सिकंदर अपने घोड़े से उतरा, उस इंसान के पास गया, सोते हुए फकीर के पास। उसे देख के गुस्से में उसे जोर की एक लात मारी और लात मार के कहा कि क्यों रे फकीर, मैंने शहर जीत लिया है, लोग जश्न मना रहे हैं और तू सो रहा है। उस सोते हुए फकीर ने उनींदी आंखों से सिकंदर की तरफ देखा और देख करके कहा कि शहर जीतना बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना गधे का काम है। क्या इंसानों की दुनिया में इंसानों की इतनी कमी हो गई है जो उसने बादशाहत एक लात मारने वाले इंसान को सौंप दी? याद करो एक एक नारा। सबसे पहले नारा लगाया, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। फिर अंजाम क्या हुआ कि वो पेट्रोल डीजल जो 58 रुपए लीटर था वो 100 रुपए के पास पहुंच गया। वो गैस सिलेंडर जो 400 का था वो 1000 के पार पहुंच गया। मैंने तो एक दिन पार्लियामेंट में खड़े होकर के उनके सामने कहा कि भाजपा वालों, महंगाई के खिलाफ आप किस मुंह से बात करते हो? आपकी सरकारें वो सरकारें हैं जो फिल्में टैक्स फ्री करती हैं और कफन पर जीएसटी लेती हैं। आपको कोई हक नहीं है, आपके सारे नारे झूठे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारा लगाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, याद है? और फिर उस नारे का अंजाम यह हुआ कि उत्तर प्रदेश में एक जिला है हाथरस, वहां एक दलित बिटिया के साथ बलात्कार हुआ और बलात्कार होने के बाद जब अस्पताल में उसकी जान चली गई तो उसकी लाश को रात के 2 बजे इसलिए जला दिया गया परिवार की मर्जी के खिलाफ, ताकि सबूत मिटाए जा सके। प्रधानमंत्री जी ने नारा लगाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और फिर उस नारे का अंजाम यह हुआ कि ओलंपिक पदक लाने वाली बेटियां जब दिल्ली के जंतर मंतर पर इंसाफ मांगने के लिए बैठी तो उनको किस बेरहमी के साथ घसीटा गया, यह देश ने देखा। देश के प्रधानमंत्री ने नारा लगाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और 2 साल पहले जब दिल्ली की मैं लाल किले की प्राचीर पर खड़े होकर के 15 अगस्त को महिला सशक्तिकरण पे भाषण दिया तो उस भाषण के महज 2 घंटे बाद गुजरात में बिल्किस का बलात्कार करने वाले आरोपी जो सजा काट रहे, जो दोषी थे, उनको न सिर्फ जेल से छोड़ा गया बल्कि उनको मालाएं पहना के भाजपा वालों ने उनका स्वागत किया। यह है भाजपा के नारों की सच्चाई। इसलिए भाजपा के और इस चलती हुई धोखेबाज सरकार के किसी नारे के चक्कर में मत आना। वो अगर नारा दे, गारंटी दे, तो यह समझ लेना कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो अंबानी और अडानी का कर्जा माफ होगा, हमारी सरकार बनेगी तो किसानों का कर्जा माफ होगा। यह फर्क है हमारे उनके बीच में। सुरेश जी यहां बैठे हैं। मैं जब राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए महाराष्ट्र आया तो इनका एक ऐसा एहसान है मेरे ऊपर जिसे मैं शायद कभी चुका नहीं पाऊंगा, और वही चुकाने के लिए शायद मैं यहां आया हूं। ये हमारी पार्टी के चीफ विप हैं। इनको यह जिम्मेदारी दी पार्टी ने कि आप एक वोट तय करिए कि इमरान प्रतापगढ़ी को मिले ताकि ये जीत के देश की पार्लियामेंट में जाएं। और मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं पाथरी में खड़ा होकर के कि इन्होंने जिस मोहब्बत से एक छोटे भाई समझ के जिस तरह मेरा चुनाव लड़ाया, एक वोट को निश्चित किया कि सारे वोट सही से बिना रिजेक्ट हुए, बिना किसी ऑब्जेक्शन के पड़े। और आज अगर मैं देश की पार्लियामेंट में हूं और आपके मुद्दों पर बोल रहा हूं तो उसमें सुरेश जी का बहुत बड़ा हाथ है। अब आपके सामने मुझे पता है कि मुश्किल वक्त है,
आप फैसला नहीं कर पा रहे हो कि करना क्या है। कोई ऑटो लेके आया है, कह रहा है इस पे बैठ लो, कोई सीटी बजा के कह रहा है इधर से चलो, कोई घड़ी लेके आया है, कह रहा है कि समय हमारा अच्छा है। लेकिन पाथरी वालों, आपको बस एक बात समझना है समझदारी से, सियासत जज्बात का नाम नहीं है। सियासत समझदारी और दिल से किया जाने वाला काम है, लेकिन दिमाग का इस्तेमाल करते हुए। मुझे बताओ, ये जितने सारे लोग घूम रहे हैं, क्या किसी एक समाज के वोट से चुनाव जीता जा सकता है आमदार का? सिर्फ एक समाज के वोट से कोई आमदार बन सकता है? पाथरी की जो ज्योग्राफी है, यहां की जो हिस्ट्री है, उसके हिसाब से जब तक आप सारे समाज के लोगों का वोट नहीं पाएंगे, आप आमदार नहीं बन सकते। ऐसे में अगर आप किसी भी धोखे में आकर के अपना वोट बांटते हैं तो फायदा किसको मिलेगा? बर्बाद जाएगा ना। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आपको लगेगा कि गलती हो गई। और अगर सिर्फ आमदार बनाने और बिगाड़ने का खेल होता तो शायद मैं आपके बीच में ना आया होता। लड़ाई बड़ी है, लड़ाई सरकार बनाने और बिगाड़ने की है। याद करो भाजपा के नेताओं के नारे, चाहे वो अनंत हेगड़े हो, चाहे लल्लू सिंह हो, चाहे अरुण गोविल हो, चाहे दिया मिर्जा हो, पूरे इलेक्शन में लोकसभा के उनका एक नारा था, हमें बहुमत दो ताकि हम संविधान बदल सके। ये भाजपा के बड़े नेताओं के नारे थे। ये तो भारत की जनता का शुक्रिया कि आपने 400 पार का नारा लगाने वालों को लाके 240 पे पटक दिया। हालत ये हुई कि वो फिर अपनी अकेली टांग पर खड़े नहीं हो पाए, उनको 2 नकली टांगें उधार लेनी पड़ी। एक उन्होंने आंध्र प्रदेश से ली और एक उन्होंने बिहार से ली, एक चंद्रबाबू, एक नीतीश बाबू। अब अगर महाराष्ट्र में खेला हो गया ना, तो एक जो टांग है बिहार वाली, वो कब अपनी दूसरी राह पकड़ लेगी कुछ अंदाजा नहीं है। तो अगर चाहते हो कि दिल्ली की तानाशाही को लगाम लगे तो महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि सुरेश जी जांचे परखे निष्ठावान आदमी, जब खरीदा जा रहा था, बेचा जा रहा था, डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, एजेंसियां लगाई जा रही थी, तब भी ये आदमी डटा रहा। मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सपों में तलाश कर। इनका सिर्फ एक कसूर है कि ये शरीफ आदमी है, भोले आदमी है, ड्रामा नहीं आता। तो मुझे बताओ कि क्या ऐसे आदमी की सियासत में कोई जगह नहीं है? ना, शराफत की इज्जत तो है ना। और पाथरी से ज्यादा इस बात की इज्जत कौन करेगा? ये सच में शरीफ आदमी है। मैं जब भी इनसे मिलता हूं, मेरे मन में इनके लिए सम्मान आता है। मुझे लगता है कि यार कितना शरीफ इंसान पाथरी की नुमाइंदगी कर रहा है, जो कभी महसूस नहीं होने देता कि वो आमदार है, वो चीफ व्हिप है पार्टी का। इतनी सादगी से एक एक इंसान से मिलते हैं, ये इनकी सबसे बड़ी खूबी है। और इस खूबी के लिए एक एक आदमी ताली बजा के इनका हौसला बढ़ाए। ऐसे लोगों की जरूरत है सियासत को। ये अपने चेहरे पर दोहरी नकाब लेकर के झूठे वादे सजा करके घूमने वाले लोग सियासत का चेहरा नहीं है। सियासत के असल चेहरे सुरेश जी जैसे लोग हैं, जो पूरी ईमानदारी के साथ सियासत कर रहे हैं। इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूं कि इलेक्शन में अभी 9 दिन बाकी है। आपको 20 तारीख को घरों से बाहर निकलना है। खूब सुकून से बैठिए, रात की तन्हाई में दिल पे हाथ रख के सोचिए कि इधर उधर वोट देने से कहीं आप भाजपा को फायदा तो नहीं पहुंचा रहे, भाजपा के साथियों को फायदा तो नहीं पहुंचा रहे। जो कल तक नारा लगाते थे अजीत पवार चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग, वो आज फोटो डाल रहे हैं महायुति। ये जो सबसे महाभ्रष्ट सरकार है, वो महायुति का नारा लगा रही है। लेकिन वो भूल गए हैं ये महाराष्ट्र है, इसे गुजरात में बैठ के और दिल्ली में बैठ के कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये वीर
धरती है, ये आंदोलन की धरती है, इसको वहां से रिमोट से नहीं चला सकते। महाराष्ट्र को महाराष्ट्र की अस्मिता के साथ स्वीकार करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी, आपके यहां जो साथी बैठे हैं, उन्होंने पिछले 2.5 साल में 3 साल में महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था की ऐसी दुर्गति की है कि बदलापुर से बांद्रा तक निशान है कानून व्यवस्था की बर्बादी के। पुणे का गैंगरेप कौन भूल सकता है? इसलिए अगर आपको यह लगता है, और कल तो अमित शाह जी ने भी कह दिया संजय भाई कि अभी तो हमारे मुख्यमंत्री शिंदे जी हैं, लेकिन चुनाव बाद तय होगा कि कौन है, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अंजाम क्या हो चुका है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि 20 तारीख को घरों से बाहर निकलिए और